हेलो दोस्तों, गाइड करियर संस्थान आपका वेलकम करता है। आज जो हम लोग विषय पढ़ेंगे वो साइंस का ही दूसरा चैप्टर में जो कुछ बच गया था उसको पढ़ते हैं। कुछ बच्चों के माइंड सेटअप में ये बैठा हुआ है, ये तो क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है, क्लास 9th का सिलेबस चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कोई इंसान पढ़ता क्यों है, कोई स्टूडेंट पढ़ता क्यों है, अपने माइंड सेटअप के लिए या एक नौकरी के लिए। यदि नौकरी पाना है तो आपको 8, 9, 10 इनके सिलेबस को पढ़ना ही पड़ेगा। इनके बिना पढ़े आप नौकरी नहीं पा सकते हैं। यहाँ तक कि जो क्लास 8, 9, 10 है, ग्रुप बी की नौकरी आपको आसानी से ले सकते हैं। क्योंकि ग्रुप ए की नौकरी प्राप्त करने के लिए आईएएस की नौकरी क्यों न हो, लेने के लिए उसे क्लास 8, 9, 10 से गुजरना अति आवश्यक हो जाता है। जब आईएएस के लिए क्लास 8, 9, 10, 11, 12 को पढ़ना जब अति आवश्यक है, तो जो इनके नीचे की जो नौकरियां उनको पढ़ने के लिए क्यों नहीं आवश्यक पड़ जाती है। ये उतनी आवश्यक है। आपकी दृष्टि कैसे सोच रही है, कैसे देख रही है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपना जो सिलेबस है। क्रियाकलाप में 2 क्रियाकलाप बच गया था, मुख्य रूप से अम्ल व क्षार में समानता है। अम्ल व क्षार में क्या समानता है इसको देखते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जब चित्र में आप देख रहे हैं एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के ऊपर 5 वोल्ट से विद्युत बल्ब से जोड़ दिया गया है, उसमें धारा प्रवाहित होगी। उसमें जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में पहले ग्लूकोज और अल्कोहल को डालता है, जिससे उसमें चालन नहीं होता है, इससे पता चलता है कि बल्ब नहीं चल रहा है। फिर जब HCl हो या H2SO4 हो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, उनको बारी बारी से डालता है तो वो बल्ब जलने लगता है। जब अम्ल की बात करते हैं तो अम्ल को पहले तरीके से हम लिखते हैं। जो अम्ल है HCl, देख लीजिए HCl है, किस तरीके से जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से H+Cl- से टूट जाता है। एक और अम्ल ले लेते हैं हम लोग, ठीक। इस तरीके से 2H+ और SO4- में टूट गया। एक अम्ल और ले लेते हैं HNO3। जी हाँ दोस्तों, HNO3 H+ में और NO- में टूट जाता है। इस तरीके से ये देखा गया जब ग्लूकोज जब अल्कोहल विलयन में थे तब उनका चालन नहीं हो रहा था, लेकिन जो ही ये HCl को डाला गया और H2SO4 को डाला गया और HNO3 को डाला गया, जो कि एक अम्ल है, इनको डालने से वो बल्ब जलने लगता है और ये आयनों में टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तथ्य सामने निकल के आता है। जो अम्ल है, ऐसे यौगिक जो H+ धनायन का त्याग करें, वो सब के सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक। उसी प्रकार से हम क्षार को भी समझते हैं। क्षार में जैसे है कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+ और OH- में टूटता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए आप, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, जी हाँ दोस्तों, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो OH- का त्याग करते हो, सबके सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ऐसा एक कंक्लूजन सामने निकल करके आता है। तो इस तरीके से हमने, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, इनको 1 by 1 प्रैक्टिकल किया गया, क्रियाकलाप किया गया, तब जाकर के अम्ल व क्षार में समानता हमको मिलती है। समानता यही कि ये दोनों सॉल्वेंट में विलयन में जब विद्युत धारा में जब प्रवाहित होती है तब जाकर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम क्रियाकलाप है जलीय विलयन में अम्ल व क्षार में क्या होता है, तो जलीय विलयन की बात किया है तो अम्ल आप ले लीजिए, ठीक। जलीय विलयन बोले तो H2SO4 ले लीजिए। इसके साथ क्या होता है, जो जल की, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट करके इनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये बनाते हैं H3O+ और Cl-, ठीक है। और एक बेस का एग्जांपल भी लेना आवश्यक है, तो बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। H2O की उपस्थिति में क्या होता है, जी हाँ दोस्तों, H2O की उपस्थिति में देखिएगा ये जल से अब क्रिया करके ये सोडियम+ और OH- में टूट जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल रहे, ये दोनों जलीय विलयन और में अम्ल व क्षारक के लिए है। साथ ही साथ ऊपर की जो बाकी है वो अम्ल व क्षार में समानता के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथ ही साथ जो प्रबलता है एसिड और बेस का,
कैसे जानेंगे कौन कितना एसिड है, कैसे जानेंगे कौन कितना बेस है। एसिड में कई रेंज होते हैं, बेस में भी कई रेंज होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक पीएच स्केल है। जी हाँ दोस्तों, इस पीएच स्केल का खोज HP लॉरेंस ने किया था। जो बीच में 7 देख रहे हैं उस 7 एक बेस है जो जल को लिया गया है। जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 7 से यदि नीचे जा रहे हैं तो सब एसिड में चला जाएगा और 7 से ऊपर जा रहे हैं सब बेस में चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्केल से हम अम्ल व क्षार की प्रबलता को ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल की बात करें 7 से कम, क्षार की बात करें 7 से ज्यादा। ठीक है, तो ये जो प्रबलता रही है HP। जी हाँ दोस्तों, P का मतलब होता है प्रोटेन्ज। प्रोटेन्ज का मतलब पावर, शक्ति होता है। जो एसिड हो या बेस हो उनकी पावर को, उनकी अधिकता को दर्शाता है। HP लॉरेंस इसको खोज करता रहे हैं। ये तो रहा एक बेस हमारा स्केल जिसके माध्यम से हम प्रबलता ज्ञात कर सकते हैं एसिड और बेस की। और आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच के मान है। ठीक है, अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। पहला हम देख रहे हैं पौधे वो पशु है दोस्तों, प्लांट्स और एनिमल में किस तरीके से पीएच वैल्यू का प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। जब वर्षा होता है जिसे हम पहली बारिश में अम्लीय वर्षा कहते हैं, यदि पीएच स्केल से हमें ये पता चलता है जो पीएच मान है 5.6 से नीचे है तब उसी को हम अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। अम्लीय वर्षा, दोस्तों अम्लीय वर्षा उसे कहेंगे जो 5.6 पीएच के वैल्यू से नीचे हो, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये वर्षा के जल जब नदियों में मिलते हैं तो वहां पर उनका पीएच मान कम हो जाता है, क्योंकि अलग जल में तो पहले से ही नदी में पहले से ही जल भरा हुआ है और ये वर्षा का जल उसे मिलने से पीएच वैल्यू कम हो जाता है, जिसकी वजह से पौधे और पशु पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जी दोस्तों, अगली की बात करते हैं मिट्टी, सॉइल। जब सॉइल की बात करते हैं, यदि बहुत वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहां पर अलग रेंज है इसका, जैसे कि 3.5 से 10। दोस्तों, बहुत वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहां पर जो मिट्टी का जो पीएच मान है 3.5 से 10 होता है। ठीक है, लेकिन कम वर्षा में जब आ जाते हैं आप 5 से 7 पीएच मान का एक रेंज मिलता है। लेकिन हम जब औसतन की बात की, जो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं उसमें तो 6.5 से 7.5 पीएच मान को हम लोग रखते हैं। दोस्तों, इस तरीके से मिट्टी के भी या किसी भी वस्तु के अलग अलग स्थान में अलग अलग पीएच मान हो सकते हैं। जैसे कि मिट्टी की जब बात कर रहे हैं, मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की बात करें तो 3.5 से 10 और औसतन की बात की जाए तो 5 से 7। जो किताबों में खासकर मिट्टी के लिए पीएच मान रखता है वो 6.5 से 5.5 7.5 है। ठीक है, अगले की बात करें तो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। जी दोस्तों, शरीर का एक ऐसा अंग जठर रस, जिसमें से जो रस निकलता है पेट में, उसमें HCl निकलता है। जी दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है जिसका पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। क्योंकि हम लोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो उनको पचाने का काम ये HCl करता है, यह रस निकलता है, पाचन क्रिया को भी पूरा करता है। जैसे हम लोग को जब अपच हो जाता है, अपच की प्रक्रिया में क्या होता है, जो हमारा जठर रस है उसमें से HCl की मात्रा बहुत ज्यादा निकलने लगती है, पूरा फूड अम्लीय हो जाता है, उल्टी हम लोग करने लगते हैं, बुखार हो जाता है। इन स्थितियों में एक बढ़िया भोजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारा HCl योगदान है। ठीक है, अब इसी साथ बढ़ते हैं हार्मोन। जी हाँ दोस्तों, दंत का क्षय कैसे होता है, दांत पे असर कैसे पड़ता है, दांतों का क्षय कैसे होने लगता है। जब बात करते हैं कहीं कहीं दांतों का क्षरण होना अम्लीय का कम होना होता है। यदि 5.5 से यदि मुंह के अंदर जो अम्लता कम हो रहा है, अम्लता इससे कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वो बोलते हैं कि दांतों का क्षय होना अति आवश्यक हो जाता है।
हमारे दांत किसके बने होते हैं? सबसे मजबूत दांत इनेमल होता है। जी हाँ दोस्तों, इनेमल जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीकेटेन से। जो इनेमल है सबसे मजबूत दांत है, उसका भी क्षरण होने लगता है जब अम्लता की मात्रा हो जाती है। हम लोग इसीलिए खाना खाने के बाद भी अच्छे से ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, दांतों के चारों तरफ आकर के उन खाद्य पदार्थों जो बचे हुए हैं वहां से अम्लता निकालने लगते हैं, उनके साथ अम्लता वाला सिस्टम आने लगता है। इसलिए जब अम्लता बढ़ने लगता है और इसी की वजह से दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। अगला बात करते हैं, जो जंतु हैं, जो पौधे हैं, वो अपने से सेल्फ डिफेंस के लिए अम्ल का भी त्याग करते हैं। जैसे कि बात करते हैं मेथेनाइल एसिड। जी हाँ दोस्तों, नेटर एक पौधा नेटर नामक एक पौधा जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पौधा जब हम लोग इसको टच करते हैं, इनके बाल हमारे स्किन में लग जाते हैं, तो उसमें से जो अम्ल निकलता है, जो एसिड निकलता है, मेथेनाइल एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, चींटी के डंक की बात किया जाए उससे भी मेथेनाइल एसिड निकलती है। बिच्छू के डंक की बात की जाए तो उससे भी एसिड निकलता है। ये सारे बहुत सारे एसिड हैं जो अम्ल का काम करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, किस तरीके से वन बाय वन अलग अलग जानवरों से, वस्तुओं से जो अम्लता का या क्षारता का एक रेंज दिखाई दे रहा है। इसको पढ़िए, इसको समझिए। इस तरीके से हमने सीखा। और इसका जो अगला चैप्टर है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है यौगिक, इंपॉर्टेंस यौगिक। हमने जिस तरीके से पढ़ा उसके बाद यौगिकों को पढ़ना अति आवश्यक है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और फिटकिरी हो गया, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, ठीक, कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, साधारण नमक हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इन तमाम यौगिकों को इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, कंपाउंड है, उनको देखते हैं और इन्हीं के साथ यह चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों ने इसको पूरा तरीके से समझा होगा। बात करते हैं साधारण नमक की। साधारण नमक हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है। डंडे मार्च गांधी जी का याद होगा आप लोगों को। जो साधारण नमक है, इसका जो फार्मूला होता है NaCl। जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद जो कंपाउंड आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक यूनिक प्रक्रिया है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब सोडियम क्लोराइड को जल के साथ मिलाते हैं तब जाकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस निकलती है। जी दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चित्र बना हुआ है। उसके अंतर्गत जो सोडियम क्लोराइड है और जल को डाला गया है और विद्युत का प्रवाह किया जाता है, तो इन स्थितियों में टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। क्योंकि एक कैथोड है और एनोड है, जाहिर सी बात है, जो कैथोड है वो माइनस वाला है, उस पर प्लस वाला चार्ज जाएगा। जो एनोड है वो प्लस वाला है, उस पर जो रेड वाला आएगा। इस तरीके से इनका निर्माण होता है। और एक तरफ देख रहे होंगे क्लोरीन गैस निकल रहा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये प्रक्रिया छोटी सी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत। तो अगले हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन को मिलाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका, जी दोस्तों, CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। इसको याद कर लीजिएगा। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है हमें और साथ ही साथ जल मिलता है। ठीक, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहा है। और आगे बढ़ते हैं बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, खाने वाले सोडे का फार्मूला क्या होता है देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया होता है तब जाकर के हमारा बनता है बेकिंग सोडा। दोस्तों, जब नमक जल की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है। और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक कंपाउंड सामने निकल करके आता है। ठीक है, जब धावन सोडा की बात करते हैं, धावन सोडा का मतलब समझिए, यूँ समझिए हमारा जो डिटर्जेंट होता है, जो साबुन होते हैं, जो कपड़ा को धोने का काम करते हैं, वही है। इसका उपयोग भी हम लोग सीखते जाएंगे। साधारण नमक का उपयोग हम लोग जानते ही जाते हैं। नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड चूने को बनाने की प्रक्रिया में यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर बनाने की प्रक्रिया में यूज करते हैं। विरंजक चूर्ण की बात करते हैं तो ये जल को शुद्ध करने के लिए, सूती वस्त्रों के विरंजक के लिए यूज किया जाता है इसका। और साथ ही साथ विरंजक चूर्ण का यूज अपचायक रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा की बात की जाए तो बेकिंग सोडा यूज समझिए खाने वाला सोडा है, जो हम लोग अपने घरेलू सामग्रियों में, किचन में यूज करते हैं। ठीक, साथ ही साथ धावन सोडा की बात करते हैं। धावन सोडा धोने वाला जो साबुन है उसका बात करते हैं तो जो हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको ही जब हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं Na2CO3, ठीक है दोस्तों, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग गर्म करते हैं, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं, तभी जाकर के धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है आपका धावन सोडा। ठीक, धावन सोडा जल की उपस्थिति में ज्यादा होता है, इसलिए इसकी बात करते हैं। इजेक्ट फार्मूला की बात की जाए धावन सोडा का तो आप देख रहे हैं Na2CO3.10 जी हाँ दोस्तों, ये धावन सोडा का असली फार्मूला होता है, क्योंकि वो थोड़ा जली मात्रा में होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ने से पहले हम लोग जिप्सम पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिप्सम का जो फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट .2H2। जी हाँ दोस्तों, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। जिप्सम, मैं जिप्सम बता दूं आपको, जिप्सम सीमेंट जमे ना, सीमेंट हम लोग जो यूज करते हैं, वो जो मटेरियल है वो जमे ना, इसलिए हम जिप्सम उसमें मिलाते हैं, जमने से बचाता है। जब जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तब जाकर के हमारा मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों, CaSO4.12H2। ठीक, कौन बनेगा करोड़पति में, ये प्रश्न पूछा है 2000, हमको जहां तक याद है 16 या 17 में ये पूछा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला सीधा सीधा पूछा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो CaSO4.12H2। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट। ये दोस्तों हेमीटाइट होता है, जैसे कि आधा है ना, इसलिए हेमी बोलते हैं या हाफ बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला है, तो इसके याद कर लीजिएगा। जिप्सम का फार्मूला ये है, याद कर लीजिएगा। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बताया जाए तो क्या होता है, जब हम लोग हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हड्डियों को जोड़ने का जो काम करता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। प्लास्टर से नाम से ही पता चला है। तो ये बहुत सारे कंपाउंड हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। साथ ही साथ आप इसकी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख रहे हैं। ये तो इस सिलेबस के अनुसार था, चैप्टर के अनुसार था, जो कक्षा 10 के बच्चों को पढ़ना है। और इसकी बहुत सारे आप कंपाउंड्स देख रहे हैं। ये कंपाउंड्स और साथ साथ जो सामने दिख रहे हैं, इनको बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन कीजिए और सबको मर्ज करके और आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो है, दूसरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब अगले चैप्टर में एक नए उमंग के साथ, जो धातु और अधातु का हमारा तीसरा चैप्टर है, नए उमंग के साथ मिलते हैं।